कोर्स कोड है हमारा BCHT 131 कोर्स कोड है, ठीक है ना। कोर्स कोड देख लीजिए, ये है। तो इस कोर्स कोड का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इस कोर्स कोड में हम ये सब पढ़ेंगे। तो इसमें भी हम ब्लॉक 1 पहले देखेंगे। 131 कोर्स कोड है हमारा। तो इसमें ब्लॉक 1 देखेंगे। ब्लॉक 1 में यूनिट 1। तो ब्लॉक 1 हमारा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपको पता होगा हर कोर्स कोड को ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। हर कोर्स कोड को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया है और फर्दर उन ब्लॉक्स को यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो हम कोर्स कोड 131 है हमारा। इसमें ब्लॉक नंबर 1 है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, और ब्लॉक 1 का यूनिट 1 देखेंगे आज। तो यूनिट 1 क्या है? बोर्स थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं बोर्स थ्योरी से। दिस इज द फर्स्ट यूनिट, ये पहला यूनिट है ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक। फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट है ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमारा जो पहला ब्लॉक है एटॉमिक स्ट्रक्चर है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर पहला यूनिट है बोर्स थ्योरी। हियर वी विल मेनली फोकस ऑन अर्लियर डेवलपमेंट। पुराने जो डेवलपमेंट हुए थे एटम की स्ट्रक्चर को लेके, उनको देखेंगे। एंड मॉडल्स प्रपोज फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। एटम के स्ट्रक्चर के लिए जो मॉडल प्रपोज किया गया, जो थ्योरी प्रपोज की गई एटम के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो पुराने डेवलपमेंट देखेंगे। सबसे पहले क्या क्या चीजें बताई गई एटम के बारे में। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। We will begin this unit with a brief discussion on the atomic model. एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे एटॉमिक मॉडल आए और क्या क्या उसमें फिर नए चीजें इंक्लूड हुई। एटॉमिक मॉडल दिया गया था डाल्टन के द्वारा, थॉमसन के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, ठीक है ना। फर्दर आगे फिर दिया गया बोर्स के द्वारा, ठीक है। टू रिफ्रेश योर नॉलेज, एज हम डाल्टन का मॉडल, थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे आपके प्रीवियस क्लास की नॉलेज को वापस एक बार रिफ्रेश करने के लिए, जो आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ रखा होगा। 9th 10th 11th 12th आपने क्लासेस में पढ़ रखा होगा डाल्टन मॉडल के बारे में, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। बेसिकली आपने क्लास 11th और 12th में बोर्स मॉडल भी पढ़ ही लिया होगा। देन द मॉडल प्रपोज बाय बोर वुड बी डिस्क्राइब इन डिटेल। बोर के मॉडल को हम डिटेल में देखेंगे इस यूनिट में। Here we will also be calculating the radius of orbit, और जो ऑर्बिट है उनके रेडियस को निकालेंगे। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, उस ऑर्बिट का रेडियस क्या है। यू विल देन गिवन एन एलिमेंट्री आइडिया अबाउट द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। फिर हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। To help you understand how hydrogen atom spectrum could explain on the basis of Bohr theory, कि बोह्र थ्योरी की हेल्प से हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को कैसे समझा सकते हैं। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को कैसे हम बता सकते हैं कि बोह्र थ्योरी के हिसाब से क्या हो रहा है। We will then present a critical analysis of Bohr theory in terms of its success and limitation। फिर हम देखेंगे बोह्र थ्योरी की सक्सेस की, बोह्र थ्योरी से क्या अच्छी बातें हुई, क्या बोह्र थ्योरी की कुछ अच्छी बातें देखेंगे जो ठीक थी, जो बोह्र थ्योरी की बातें ठीक रही, और कुछ लिमिटेशन देखेंगे, मीन्स उसकी खामियां क्या रही, ठीक है ना। बोह्र थ्योरी में क्या गलत था और उसमें क्या अच्छा था। तो दोनों पक्ष हम देखेंगे बोह्र थ्योरी का। फाइनली दी मॉडिफिकेशन इन दी बोह्र थ्योरी प्रपोज बाय सोमरफेल्ड, ठीक है ना। सोमरफेल्ड ने बोह्र थ्योरी को मॉडिफाई किया था। बेसिकली बात स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। दो अभी यहाँ पे अब स्टार्टिंग से बात करते हैं, बिल्कुल जीरो से, ठीक है ना। तो सबसे पहली बार बिल्कुल सबसे पहली बार, इससे पहले कोई थे ही नहीं, ऐसा मान के चल सकते हो, ठीक है ना। दी एटॉमिक थ्योरी ऑफ द ग्रीक फिलोसोफर्स,
ठीक है। ग्रीक फिलोसोफर्स थे कौन? ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, ये सबसे पुराने हैं, ठीक है ना, जिन्होंने एटम्स के बारे में कुछ बताया। बेसिकली पहली बारी इन्होंने ही एटम्स के बारे में बताया पहली बार, कि हाँ एटम नाम की कोई चीज होती है। देखोगे एटम, तो एटम का जो नाम है एटम, तो एटम नाम डेमोक्रिटस ने ही दिया है, ठीक है। डेमोक्रिटस कॉइन्ड द टर्म एटम, ऐसा लिख सकते हो। अराउंड 400 बीसी की बात कर रहे हैं, ये बहुत पुरानी बात है ये, ठीक है ना। 400 बीसी। आपको एसी आफ्टर क्राइस्ट और बिफोर क्राइस्ट पता होगा क्या है। तो अभी बिल्कुल पुराने जमाने की बात करें, जब 400 बीसी की बात चल रही है, जब डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, उन्होंने हेल्प दैट कंट्यूड सब डिवीजन ऑफ मैटर, कि आप किसी भी मैटर को, कोई भी पदार्थ या तो कुछ भी है आपके पास, या कोई भी मैटर को आप कंटिन्यू उसको सब डिवाइड करते जाओगे, कि एक से दो किया, दो से, मान लो कोई एक मैटर है हमारे पास, इसका हमने डिवाइड किया, दो हिस्से में बांट दिया इसको, फिर इस वाले हिस्से को फिर दो हिस्से में बांट दिया, फिर इसको दो हिस्से में, मतलब कि आप फाइनली जितना भी इसका सब डिवीजन करोगे, लास्ट में एट द एंड आपको जो मिलेगा वो होगा एक एटम। अब ये जो फर्दर होगा, फर्दर आप इसको दो हिस्से में डिवाइड नहीं कर सकते, कि हाँ ये इससे और इससे मिलके बना हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात बोलूं, मान लेते हैं, इसलिए ये लाइन लेके चलते हैं, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड करना है, तो इसको मैं वर्ड्स में डिवाइड करता हूँ। ये एक सेंटेंस है पूरा, ये पूरा एक सेंटेंस है, इसको मैं वर्ड में डिवाइड कर सकता हूँ, कि ये एक वर्ड है कॉल्ड, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ठीक है। मैं इस पूरे सेंटेंस को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वर्ड में मैं इसको क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। अब फर्दर मैं इस वर्ड को ले लेता हूँ एटम, ATOMS, एटम्स। अब इसको फर्दर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ATOMS, ये अल्फाबेट है ये, ठीक है ना। इसको मैंने अल्फाबेट के हिसाब से मैंने डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर लिया, ए अलग कर लिया, टी अलग कर लिया, ओ अलग कर लिया, एम अलग कर लिया, एस अलग कर लिया, ऐसा है। अब फर्दर अगर आप बोलोगे कि ए को भी डिवाइड करो, तो ए को डिवाइड करके क्या लिख सकते हो? ए तो किसी दो चीज से मिलकर बना हुआ नहीं है, जैसे कि एटम्स, ATOMS, एटम्स, इससे मिलके, इससे मिलके, इससे 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 इन सब से मिलके एटम बना हुआ है, इस 5 लेटर से, 5 अल्फाबेट से मिलके बना हुआ है, ठीक। बट ए को डिवाइड नहीं कर सकते आप, ठीक है, कि ए किसी दो चीज से बना हुआ है, ऐसा नहीं कर सकते, ए इससे और इससे मिलके ए बना होगा, ऐसा नहीं कर सकते। ए इज इंडिविजुअल, ठीक है ना। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, तो इसी तरह बोला जा रहा है कि कोई भी मैटर को आप कंटिन्यू सब डिवीजन करोगे, सब डिवीजन ऑफ मैटर करोगे, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा? एटम मिल जाएगा, विच कुड नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको आप फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या होगा? एटम। द वर्ड एटम इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से लिया गया है एटम। एटम एक ग्रीक वर्ड से आया है, एटॉम्स ग्रीक में होता है, एटॉम्स एक ग्रीक वर्ड है, एटॉम्स एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है अनकट या तो इंडिविजिबल। एटॉम्स का मतलब होता है, एटॉम्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल, कि जिसको आप डिवाइड नहीं कर, जिसको आप डिवाइड ना कर सको, इंडिविजुअल, अनकटेबल, ठीक है ना। तो ऐसे दिया गया एटम का नाम। बट आप जानते हो एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एंड इलेक्ट्रॉन फर्दर कैन बी, हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं आगे। तो अब हम अभी जाएंगे नहीं ज़रा आगे। तो हाँ, अब हम जानते हैं कि भाई एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, इस समय में आपको नॉलेज होगी कि हाँ एटम को डिवाइड किया जा सकता है। तो जो एटम का जो नाम एटम है, तो वो एक मिसनोमर है। मिसनोमर का मतलब होता है कोई ऐसा नाम जो उस नाम के मीनिंग को जस्टिफाई ना करे। देखो एटम का मतलब होता है इंडिविजुअल, एटम का मतलब होता है इंडिविजुअल, जिसको तुम डिवाइड ना कर सको। बट हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। तो एटम नेम इज ए मिसनोमर। आपने पढ़ा होगा सेल। सेल सेल का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, या कुछ कैविटी लाइक, से एक कैविटी लाइक कुछ जगह जो जो एम्प्टी हो, खाली जैसी जगह, ठीक है ना। एक कैविटी जो खाली हो, सेल का मतलब होता है वो। लेकिन क्या हम जानते हैं सेल खाली होता है? सेल अंदर से खाली होती है? सेल अंदर से खोखली होती है? नहीं। तो सेल भी एक मिसनोमर है, सेल नेम मिसनोमर है, कि नाम का मतलब अलग है,
नाम का मतलब और जो जिसको नाम दिया गया है वो दोनों चीज मैच नहीं कर रही है। Here we would present the models proposed by Dalton, थॉमसन एंड रदरफोर्ड। हमने तो ग्रीक फिलोसोफर की बात कर ली, इन्होंने तो बस सिंपल सा बोला कि किसी भी मैटर को आप कंटिन्यूट सब डिवीजन करोगे, सब डिवीजन करते जाओगे उसका, तो फाइनली अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा, एटम मिल जाएगा, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। इन्होंने ऐसा बोला और इन्होंने एटम का नाम दिया एटम। इन्होंने बताया कि सब चीजें, सारी जो चीजें हैं वो एटम से मिलकर बनी होती है। बस इतना बात बताया ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस ने। और ये बस इतना बात बात नहीं है, ये बात बहुत बड़ी बात बताई इन्होंने, ठीक है ना। उस समय पे ये भी बोल देना कि कंटिन्यूस सब डिवीजन करोगे तो आपको अल्टीमेटली एटम मिल जाएगा जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उस समय की सोच इतनी भी, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अभी किसी को बोल दो इतना सोचने, जो मतलब मान लो कोई इस फील्ड से ना हो, जिसने नॉलेज बुक से देख के ना पढ़ा हो, वो अपने आप से उसने कुछ एक्सपेरिमेंट करके वो ऐसा नहीं बता सकता, ठीक है ना। अभी हम क्या करते हैं, आप बुक्स पढ़ते हो, लोगों की थ्योरी पढ़ते हो, तब जाके कुछ समझ में आता है। खुद से आप निकल जाओगे ढूंढने की, हाँ भाई सेल क्या होता है, एटम क्या होता है, ये क्या होता है, तो नहीं कर पाओगे। ये एक दो साल की मेहनत नहीं है, इसको पूरे बनने में हजारों साल लग गए हैं, इन थ्योरी को डेवलप होने में। तो बात हम कर रहे हैं अभी डेल्टन की, ठीक है ना। तो डेल्टन 1808, ठीक है, 1808 की बात चल रही है अब, जब डेल्टन आए तो इन्होंने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया। इनका एटॉमिक थ्योरी डेमोक्रिटस के आइडिया पे बेस्ड था। मीन्स इनका भी कहना था कि एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इनका भी कहना था कि एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते, एटम इज इंडिविजिबल। वॉज एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जो डेल्टन का लॉ था, डेल्टन ने जो अपने पोस्टुलेट दिए, तो उससे हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो इनका पोस्टुलेट क्या कहता है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। जो भी मैटर है, जो भी मैटर है वो स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल, इन्होंने बोल दिया इंडिविजुअल, तो यही तो अब हम जानते हैं ना कि ये गलत है, इंडिविजुअल पार्टिकल एटम्स में मिलकर बना होता है। हाँ तो अगर इसने, मान लो अगर ये नहीं बोली होती कि मैटर इज कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स, तब ठीक था इनका स्टेटमेंट, पर इंडिविजुअल बोल दिया इन्होंने, तो आप समझ जाओगे इनकी लिमिटेशन क्या थी, ठीक है ना। इनकी कमियां क्या रह गई, इसके इनके डेल्टन के पोस्टुलेट गलत कैसे होते हैं, तो आप बता सकते हो। ऑल दी एटम्स इन ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। हमें पता है, अगर आप आयरन लोगे, आयरन, ठीक है ना, आयरन की एक रॉड ले लो, तो उसमें जितने भी, हाँ प्योर आयरन की रॉड लेनी है, प्योर एलिमेंट लेना है, तो कोई भी प्योर एलिमेंट ले लो, तो उसके अंदर जो भी एटम होंगे वो उसी एलिमेंट के होंगे और सारे एक समान होंगे। मान लो आप गोल्ड लेते हो, प्योर गोल्ड का टुकड़ा है आपके पास, तो उसके अंदर जितने भी एटम होंगे वो एक समान होंगे, सारे एटम एक जैसे होंगे, कोई अलग तो होगा नहीं एक दूसरे से कि मेरे में 18 प्रोटॉन, किसी में 19 प्रोटॉन। वैसे बेसिकली गोल्ड, अगर बात करें हम गोल्ड की, तो याद रख लेना इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 79, 1 कम 80, ठीक है ना। ये याद ही रखना आप, क्यों, क्योंकि ये गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे, ठीक है। तो 79, तो इसका जितना मतलब इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, 79 प्रोटॉन होंगे और 79 इलेक्ट्रॉन होगा। न्यूट्रल स्टेट की बात करें तो इतना प्रोटॉन और इतना इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई गोल्ड का कोई ऐसा मतलब कि गोल्ड की एक गोल्ड का एक आपके पास टुकड़ा है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे भी एटम्स हैं जो, जिसके पास 79 नहीं, 77 प्रोटॉन है। ऐसा नहीं हो सकता ना, तब तो वो उस एटम का एलिमेंट नहीं है, सॉरी उस एलिमेंट का एटम नहीं है। बेसिकली हम बात क्या करें, प्योर एलिमेंट अगर आप कंसीडर करोगे, तो उसके अंदर जितने भी एटम होंगे, जितने भी एटम होंगे सारे आइडेंटिकल होंगे, सारे आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे सारे। ऑल दी एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। दी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। डिफरेंट एलिमेंट का मास, सॉरी डिफरेंट एलिमेंट का मास डिफरेंट होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स के मास डिफरेंट होंगे। एक कार्बन ले लो और ऑक्सीजन ले लो, ठीक है ना, कार्बन ले लो ऑक्सीजन ले लो, तो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट डिफरेंट है, बट मास, मास भी इनका डिफरेंट होगा। कार्बन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का 16, तो मास डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट एलिमेंट का मास डिफरेंट होता है। बट आइसोटोप और आइसोबार, आइसोबार
आइसो बार इसका एक्सेप्शन है, आइसो बार। एक्सेप्शन क्या बोलेंगे? ये थ्योरी को गलत करने वाला, इस पोस्टुलेट को गलत साबित करने वाला पॉइंट क्या है? आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा बट एटॉमिक मास सेम होगा, है ना? तो डिफरेंट एलिमेंट का मास, डिफरेंट एलिमेंट का मास सेम हो सकता है। डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, इट कैन बी सेम। मास ऑफ मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन बी डिफरेंट और कैन बी सेम। डिफरेंट कब होगा? नॉर्मल केस में। और जब सेम होगा तब क्या बोलेंगे? आइसोबार्स। ए कंपाउंड इज स्पेसिफिक, ए कंपाउंड इज ए स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। कोई जो कंपाउंड है, मान लेते हैं हम सिंपल सा कंपाउंड लेते हैं CO2। अब CO2 में क्या है? CO2 में एक कार्बन एटम है, दो ऑक्सीजन एटम है, तो 1:2 कि 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन होगा। अगर ये कंपाउंड मान लेते हैं, CO2 एक कंपाउंड है, तो इसमें एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है। दूसरा ले लो SO4, तो इसमें एक सल्फर है और दो ऑक्सीजन है, सॉरी 4 ऑक्सीजन है। एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। अगर ये कंपाउंड है SO4, तो SO4 के सारे ही कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड के सॉरी H2SO4 बात कर लेते हैं, SO4 2 ऐसी बात कर रहे थे। सल्फ्यूरिक एसिड के सारे ही कंपाउंड में, सल्फ्यूरिक एसिड के सारे ही कंपाउंड में क्या होंगे? 2 हाइड्रोजन होंगे, एक सल्फर होगा और 4 ऑक्सीजन होगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड में कुछ और भी हो सकता है, 3 हाइड्रोजन हो जाए, 5 हाइड्रोजन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हमेशा 2 हाइड्रोजन, एक सल्फर और एक और 4 ऑक्सीजन। इसका मतलब हो रहा है कि एक कंपाउंड इज स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। कंपाउंड तो तभी बनेगा जब एक से ज्यादा एलिमेंट आएंगे। सिंगल एलिमेंट तो कंपाउंड फॉर्म नहीं कर सकते कि कोई एक एलिमेंट और वो कोई एक एलिमेंट और वो कंपाउंड फॉर्म कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। मोर देन वन एलिमेंट चाहिए कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। अब वो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में होते हैं। पांचवा, इन ए केमिकल रिएक्शन एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। हाँ, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स नहीं बनते हैं, नहीं बिगड़ते हैं। ठीक है, नहीं वो क्रिएट होते हैं, नहीं वो डिस्ट्रॉय होते हैं। बट एक्सचेंज, पार्टनर से एक्सचेंज होते हैं, मतलब कि जो पार्टनर्स, तो हाँ बोल सकते हो। ठीक है ना? अरे इसको हटा ही दो थोड़ा सा। ठीक है ना? कोई भी केमिकल रिएक्शन में ना ही आपका एटम क्रिएट होगा, ना ही डिस्ट्रॉय होगा। क्या होगा? एलिमेंट्स एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है ना? उनकी एलिमेंट्स, कोई भी कंपाउंड है, दो कंपाउंड, मान लो दो कंपाउंड है, सॉरी दो कंपाउंड है, कंपाउंड ए, मतलब मान लो क्या है, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी। ठीक है ना? तो कंपाउंड ए के एलिमेंट कंपाउंड बी के पास जा सकते हैं, और कंपाउंड बी के एलिमेंट कंपाउंड ए में आ सकते हैं। मीन्स कि एलिमेंट्स कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट का एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है ना? नए प्रोडक्ट बनाने के लिए, बट उनका डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते वो। एटम्स कैन एक्सचेंज। इसके एटम, कंपाउंड ए के एटम कंपाउंड बी में आ सकते हैं, कंपाउंड बी के एटम कंपाउंड ए में आ सकते हैं। बट ये क्या करेंगे? ये डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, ना ये नए एटम क्रिएट करेंगे। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान नए एटम क्रिएट नहीं होते, ना ही वो नई एटम डिस्ट्रॉय होते हैं। क्या होता है? एलिमेंट का एक्सचेंज होता है, एटम्स का एक्सचेंज होता है। दस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सजेस्ट दैट एटम इज इंडिविजुअल। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सजेस्ट करे कि एटम इंडिविजुअल है, बट द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना, लेड टू रिवीजन ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर देती है आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब बात करेंगे डाल्टन की एटॉमिक, डाल्टन की जो थ्योरी आपने देख ली, तो इनकी थ्योरी बेस है डेमोक्रिटस के ऊपर। ठीक है, तो अब बात करते हैं थॉमसन की। तो 1904 की बात चल रही है जब थॉमसन ने प्रपोज किया मॉडल अपना। कैसा मॉडल? एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल दिया, और क्या नाम था इसका मॉडल का? प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। ठीक है ना? पुडिंग इनका केक लाइक कुछ होता है खाने वाला। ठीक है ना? जिसके बीच बीच में
ग्रेप्स एम्बेडेड होते हैं। हम वाटरमेलन के वो देख के ले सकते हैं, हमने वाटरमेलन खा रखा है, तो वाटरमेलन का इनके हिसाब से, डेल्टन के हिसाब से, सॉरी थॉमसन के हिसाब से, वाटरमेलन का जो रेड वाला पार्ट है, जो एडिबल पार्ट है रेड वाला, तो वो इन्होंने बोल दिया वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स है, ठीक है ना। अब वो पूरे यूनिफॉर्मली हर जगह फैले हैं, जस्ट लाइक आपका वाटरमेलन। और जो बीच बीच में ब्लैक कलर के जो बीज एम्बेडेड है, धसे हुए हैं, वो मान लेते हैं हम उसको इलेक्ट्रॉन है, जो यूनिफॉर्मली पूरे वाटरमेलन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उन्होंने ऐसा बोला, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, एक स्फेयर है, पूरा स्फेयर पॉजिटिवली चार्ज है, स्फेयर है कैसा, पॉजिटिव चार्ज स्फेयर लेके चला इन्होंने, और इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं पे बीच बीच में एम्बेडेड है, पूरे में मतलब पूरे रीजन में यूनिफॉर्मली एम्बेडेड है। तो नोबेल प्राइज मिला था इन भाई साहब को 1906 में। हाँ ये मॉडल के लिए नहीं मिला, ठीक है ना, याद रखना। जे जे थॉमसन को प्लम पुडिंग मॉडल के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला है, ठीक है ना। इनको ये नोबेल प्राइज मिला है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। चलो मानते हैं इन्होंने जो बात बोली अच्छी बात है, चलो ठीक है, कुछ तो स्टार्ट किया इन्होंने पहली बात, कुछ तो बताया कि हाँ चलो भाई गोल है, एटम गोल है, कुछ तो इन्होंने एटम स्फेरिकल है, कुछ तो इन्होंने उनको इमेजिन करने की दी, हाँ ऐसे इमेजिन करो थोड़ा बहुत, ठीक है। हाँ, तो इनको मिला नोबेल प्राइज 1906 में, इन्होंने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को, ये बहुत बड़ी खोज थी। ही कन सॉरी he considered an atom to be uniform sphere of positively charged, पूरे स्फेयर को पॉजिटिव चार्ज बोल दिया इन्होंने, यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज ऑफ अबाउट 10⁻⁻⁸ जिसकी इसने रेडियस बताई, एटम की रेडियस बताई 10⁻⁸ with the electron embedded in such a way as they as the such a way to give the most stable electrostatic अरेंजमेंट। उन्होंने बोला कि जो पूरा आपका जो स्फेयर है वो तो चलो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, वो तो चलो पॉजिटिव चार्ज है, और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से और ऐसे ऐसे जगह पे एम्बेडेड है, सो दैट वो इस स्ट्रक्चर को, इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। कैसी? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबिलिटी मीन्स कि चार्जेस आपस में स्टेबलाइज होके रहे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में स्टेबल होके रहे, स्टेबल स्ट्रक्चर हो। तो अरेंजमेंट ऐसा है उनका, हालांकि उन्होंने ज़्यादा कुछ अरेंजमेंट समझा नहीं पाया कि कैसे स्टेबल है, क्या स्टेबल है, बस उन्होंने बोल दिया हाँ भाई एक ऐसा अरेंजमेंट है जिस अरेंजमेंट से इनको स्टेबिलिटी मिलती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबिलिटी मिलती है। दिस मॉडल कंसिडर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन ए स्फेयर और पॉजिटिवली चार्ज, कि एक पॉजिटिव चार्ज स्फेयर है जिसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, जस्ट लाइक प्लम पीस आर प्रेजेंट इन पुडिंग, पुडिंग में जिस तरह से प्लम होता है। Therefore, it is known as plum pudding model, इसलिए इसको plum pudding model बोलते हैं। Thomson compared atom to be a pudding having electron as partially dried grapes in it, ठीक है ना, जो partially dried grapes हैं वो embedded है किस में, पुडिंग में। This model was not able to explain the observations of Geiser and Marsden इन 1909 में जायजर एंड मार्सडन ने एक्सपेरिमेंट किया था। बेसिकली ये रदरफोर्ड के स्टूडेंट है, जायजर एंड मार्सडन, रिगार्डिंग दी स्केटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा, 11th 12th सब में पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आने ये वाला कि क्या एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। हम पढ़ते आने कि रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन नहीं, ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन उनसे कुछ दिक्कत हो रही थी एक्सपेरिमेंट में, कुछ रिजल्ट सही ढंग का नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट को बोला इस चीज़ को परफॉर्म करने, ठीक है ना, तो उन्होंने किया था उनके स्टूडेंट ने। तो क्या हुआ ये तो हम जानते हैं, एक स्क्रीन लगाई गई थी, यहाँ पे एक सोर्स था, अल्फा पार्टिकल का सोर्स था, यहाँ से इस अल्फा पार्टिकल की सोर्स से He2+ अल्फा पार्टिकल इसी को बोलते हैं, ये निकल रहा था। यहाँ पे गोल्ड शीट लगाई इन्होंने, गोल्ड फॉइल लगाया। गोल्ड फॉइल ही क्यों चुना, ये बचपन की क्लास की बातें हैं, ठीक है ना, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सब आपको पता है। तो जब He पार्टिकल गए, हीलियम पार्टिकल गए, तो ऐसा कुछ रिजल्ट आया कि ज़्यादातर तो पार्टिकल
बिना डिफ्लेक्ट हुए मोस्ट पार्टिकल आर अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए थ्रू आउट, आर पर निकल गए पेनिट्रेट करते हुए। ठीक है ना, गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट करते हुए ज़्यादातर पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड, मतलब बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधी जा रहे थे, सीधे ही निकल गए, डिफ्लेक्ट नहीं हुए। और कुछ डिफ्लेक्ट हुए, कुछ अपने ऐसे गए, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है ना, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल। और ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, ये स्क्रीन पे जैसे ही अल्फा पार्टिकल आगे स्ट्राइक करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा ग्लो प्रोड्यूस होगा, ग्लो होगा, तो पता चलेगा हाँ यहाँ पे कुछ आया। बेसिकली आप क्या देख लोगे, अल्फा पार्टिकल को देख लोगे क्या, यहाँ पे आया अल्फा पार्टिकल, दिखाई तो नहीं देगा, वो तो बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। बेसिकली आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगा के आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो पता कैसे चलेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ स्ट्राइक हुआ, तो हमने यूज किया था फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ये स्क्रीन क्या होती है, इस पे जब कोई चार्ज पार्टिकल आके टकराएगा, हीलियम पार्टिकल आके टकराएगा, ठीक है ना, तो ये स्क्रीन स्क्रीन ग्लो करेगी, तो पता चलेगा हाँ यहाँ पे कुछ हिट हुआ। टाइम क्या हो गया, सम अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ से जैसे जा रहे थे वो अल्फा पार्टिकल, तो वो कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्शन शो करने लग गए, ज़्यादा तो आर पार निकल गए सीधा पेनिट्रेट करता हुआ। एंड फ्यू रिकॉइल बैक टुवर्ड देयर सोर्स, कुछ थे जो 180 डिग्री से बैक आ गए, कि इस पाथ से ऐसे जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे, इस पाथ से ऐसे जा रहे थे, बट उल्टा जिस पाथ से जा रहे थे उसी पाथ में रिटर्न बैक हो गए। मीन्स जाना क्या चाहिए था, ऐसे निकल जाना चाहिए था, बट अब जा कैसे रहे हैं ऐसे ऐसे, तो मतलब 180 डिग्री से ये डिफ्लेक्ट हो गया। पाथ होना चाहिए था उसका ये, उसको एक्चुअल पाथ होना चाहिए था ये वाला, ये ये पाथ होना चाहिए था उसका, बट वो डिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक हो गए। मीन्स जिस पाथ से वो गए थे उसी पाथ पे रिटर्न बैक हो गए, 180 डिग्री का रिफ्लेक्शन देखने मिलता था। ठीक है ना, फ्यू मतलब कुछ ही में, बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है ना, अराउंड 12,000 अल्फा पार्टिकल दोगे, मूव कराओगे, तो एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री से मूव कर रहा था। ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, अगर कोई एक यूनिफॉर्म स्फीयर मान लेंगे पॉजिटिव चार्ज का, वुड मीन ओनली ए ग्रेजुअल डिफ्लेक्शन। अगर हम बात करें थॉमसन के मॉडल की, जो बोल रहा है कि यूनिफॉर्म है, कैसा है यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज, कि एटम में पॉजिटिवली चार्ज कैसे यूनिफॉर्म, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, हर जगह पे अच्छे से यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर ऐसा मानते हैं तो अल्फा पार्टिकल को थोड़ा सा डिफ्लेक्शन करना चाहिए था, ये तो ना बराबर डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन नहीं करना चाहिए था, डिफ्लेक्शन नहीं करना चाहिए था, ये तो थोड़ा सा करना चाहिए था, बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है ना, तो ऐसा कैसे हो रहा है कि अल्फा पार्टिकल बिल्कुल बाउंस बैक हो जा रहे हैं, पीछे ही आ जा रहे हैं, कि गए और पीछे ही आ गए, ऐसे कैसे हो गया। अब ऐसा तो होता नहीं है ना, मान लो आपने क्या फेंका, आपने फेंका हीलियम, आपने फेंका हीलियम, ठीक है ना, आपने फेंका हीलियम। अब हीलियम में क्या है, हीलियम में है दो प्रोटॉन, हीलियम बराबर दो प्रोटॉन, और कुछ कुछ है नहीं, हीलियम 2 प्लस मतलब दो प्रोटॉन। ठीक है ना, और हम जो बोल रहे हैं कि हम गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल है, उसमें गोल्ड फॉइल का एक एटम मान लेते हैं, एक एटम मानते हैं गोल्ड फॉइल का, गोल्ड का एक एटम मानते हैं, तो 79 प्रोटॉन होंगे उसके अंदर। तो 79 एक जगह पे थोड़ी ना है, उनके हिसाब से, डेल्टन के हिसाब से, जे सॉरी जे थॉमसन के हिसाब से 79 प्रोटॉन एक जगह तो नहीं होंगे, 79 प्रोटॉन तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक प्रोटॉन यहाँ पे, एक प्रोटॉन यहाँ पे, एक प्रोटॉन यहाँ पे, सब 79 प्रोटॉन तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह पे। ठीक है ना, सब इकट्ठा तो नहीं है। तो अब बताओ, जब हीलियम आके टकराएगा तो सारे प्रोटॉन से तो टकराएगा नहीं, किसी एक से ही टकराएगा ना, ऐसा तो नहीं है कि ये एक साथ सबसे टकरा गया, हो सकता है पहले से टकराया फिर कोलाइड करके, ऐसे हो सकता है। लेकिन बहुत पतली सीट ली थी हमने, याद है ना, हमने बहुत थिन सीट ली थी, क्लास 9 10 में भी, इतना आपको पता होगा, 9th की बात है ये। तो हीलियम आके टकराए तो किसी एक प्रोटॉन से ही तो टकराएगा। अब बताओ, मोमेंटम हीलियम का ज़्यादा है, इसका तो मोमेंटम ऐसे कुछ है ही नहीं, लेकिन ये इसका चार्ज देखो कितना है, 1 प्रोटॉन के बराबर, ये क्या है 2 प्रोटॉन के बराबर, और स्पीड से आ रहा है। ऐसा मान लो एक एक कार आ रही है, ये तो एक बाइक आ रही है, तो कार ही इमेजिन करो, एक कार आ रही है और एक साइकिल से टकराती है, तो क्या होगा,
कार क्या डिफ्लेक्ट हो जाएगी? कार अपने पास से हट जाएगा, ये साइकिल को साइड कर देगा और वो आर पार निकल जाएगा बिना डिफ्लेक्शन के। होगा ना ऐसा, क्योंकि कार ज़्यादा पावरफुल है। तो हीलियम तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन वाला है, ये 1 प्रोटॉन वाले से टकराएगा और इसका मोमेंटम भी हमने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल भेजे थे, तो इसको तो ऐसे टकरा के ऐसे मूव होना नहीं चाहिए था, इसको तो आर पार निकलना चाहिए था। तो मतलब क्या हुआ कि ये अगर 180 डिग्री से आ रहा है, कि हीलियम गया और 180 डिग्री से वापस आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि कोई कार किसी साइकिल से नहीं टकराई है, इसका मतलब है कार किसी ट्रक से टकरा गया है। ठीक है ना, एक कार एक ट्रक से टकरा गया है, देन ये हो सकता है कि हाँ भाई कार बिल्कुल पीछे बाउंस बैक हो जाए। हाँ, इस पे भी कुछ इम्पैक्ट पड़े, ठीक है, लेकिन क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ, तुम फेंक रहे हो 2 प्रोटॉन के बराबर, 2 प्रोटॉन के बराबर, और सारे एक जगह पे हैं, सारे प्रोटॉन अगर एक जगह पे हैं, तो वो कितने हैं? 79 से तुम टकराए हो। तुम हो कितने? 2, टकराए कितने से हो? 79। क्या बिगड़ेगा इसका? इसकी पोजीशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हारी बिल्कुल बिगड़ जाएगी, ये बिल्कुल पीछे भग जाएगा। तो ये सजेस्ट करता है इसका बिल्कुल 180 डिग्री पे बैकवर्ड आना, ठीक है ना। कुछ पार्टिकल जो बिल्कुल ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो कर देते हैं, ये शो करते हैं कि भाई नहीं, प्रोटॉन अलग अलग पूरे में बिखरे हुए नहीं है, प्रोटॉन एक जगह पे है, सारे प्रोटॉन एक जगह पे हैं, तभी वो इतना बड़ा इम्पैक्ट दे रहा है कि इसको बिल्कुल पीछे ही फेंक दिया। A uniform sphere of positively charged would mean only a gradual deflection। अगर हम मान के चलते कि यूनिफॉर्म है, तुम्हारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव चार्ज का पूरे स्फीयर में, तो ग्रेजुअल डिफ्लेक्शन, छोटा मोटा डिफ्लेक्शन शो होता ऑफ द अल्फा पार्टिकल, बट नॉट स्कैटरिंग एज इट प्रोग्रेस्ड थ्रू द फॉइल। ठीक है ना, इस ऐसे स्कैटर नहीं करेगा जैसे ये हमें रिजल्ट में मिल रहा था। ठीक है ना, ये आपका, जब आप मान लोगे पूरा डिफ्यूज पॉजिटिव चार्ज ऐसा मान के चलोगे तो ऐसा होना चाहिए था, बट हो कैसा रहा है? ऐसा हो रहा है। तो हम क्या मान के चल रहे हैं? तो हमें क्या पता चला कि हाँ नहीं, सारे सारे पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे होंगे। रदरफोर्ड 1911 में ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट तो किया उनके स्टूडेंट नहीं, बट उनके कंक्लूजन, उन्होंने उन्होंने तो रदरफोर्ड के बोलने पे कहा था, उन्होंने बताया ऐसे सारे रिजल्ट ये भी उन्होंने दिखाया। तब अब इस बेसिस को, अब कंक्लूजन रदरफोर्ड ने सोचा, ठीक है ना, रदरफोर्ड ने फर्दर काम किया। उन्होंने सजेस्ट किया कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है एंड मास, जो पॉजिटिव चार्ज है और जो मास है एटम का, वो कंसंट्रेटेड है कहाँ पे? एक स्पेस में, और वो वेरी स्मॉल स्पेस है, देन ऑक्यूपाइड बाय एटम होल। वापस से पढ़ देता हूँ। Positive charge and mass of the atom are concentrated in a space which is very much smaller। जो स्पेस में सारे प्रोटॉन्स हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और जिस स्पेस में टोटल मास है, ठीक है ना, एटम का मास जिस स्पेस में है, और एटम का पॉजिटिव चार्ज जिस स्पेस में है, वो बहुत स्मॉलर है कंपेयर टू दैट ऑक्यूपाइड बाय द एटम एज होल। मतलब हुआ कि पूरे एटम का जितना जगह है, पूरे एटम का जितना स्पेस है, पूरे एटम का जितना स्पेस है कंपेयर टू वो वो स्पेस जहाँ पे प्रोटॉन है और जहाँ पे सारा वेट है, जहाँ पे सारा मास है, सॉरी वेट नहीं बोलना चाहिए था, जहाँ पे सारा मास है, तो वो स्पेस बहुत छोटा है कंपेयर टू ये पूरा एटम के स्पेस से। पूरे एटम के स्पेस को कंपेयर करोगे न्यूक्लियस, अब तो हम जानते हैं ना उस चीज को हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं, तो पूरे एटम के स्पेस को कंपेयर करोगे न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस का स्पेस बहुत कम है, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। इतना कब के वैसे अभी आएगा, आगे बताया जाएगा कि आपको सॉरी 1.6 मीटर का, अगर आप 1.6 मीटर का एक डायमीटर इमेजिन कर सकते हो, इतना किलोमीटर का, 1.6 किलोमीटर का एक डायमीटर इमेजिन करो, और और एक उसकी उस डायमीटर का एक स्फीयर इमेजिन करो, ठीक है ना, ठीक है ना, 1.6 किलोमीटर का एक ग्राउंड इमेजिन कर लो, 1.6 किलोमीटर रेडियस, 1.6 किलो एक सर्कुलर ग्राउंड, ठीक है ना, 1.6 किलोमीटर, ठीक है, 1.6 किलोमीटर का जिसका डायमीटर हो, ठीक है। तो एक छोटा सा जो टेनिस बॉल होता है ना, एक छोटा छोटा सा टेनिस बॉल, टेनिस बॉल जानते हो कितने साइज का होता है? टेनिस बॉल का साइज जानते हो आप
ठीक है ना। तो वो जो छोटा सा टेनिस बॉल रख दो उस 1 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर डायमीटर वाले ग्राउंड पे बीच में रख देना, तो वही छोटा सा टेनिस बॉल आपका न्यूक्लियस होगा। और वो पूरा ग्राउंड का एरिया वो होगा आपका एटम। ही सजेस्टेड एन एटॉमिक मॉडल नोन एज न्यूक्लियर मॉडल, है ना। उन्होंने मॉडल दिया न्यूक्लियर मॉडल विच कंसिस्टेड ऑफ ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मॉडल में क्या है, एक न्यूक्लियस है, एट द सेंटर में नेगेटिव पार्टिकल्स जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड। जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, जो नेगेटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्बिट कर रहे हैं। द न्यूक्लियस अकाउंटेड फॉर मास, ठीक है। न्यूक्लियस जो एटम का सारा मास है वो किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस पे, क्योंकि जो हम इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल लेते हैं, तो सारा मास डिपेंड करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। वो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में। तो इसलिए बोल रहा है कि न्यूक्लियस अकाउंटेड फॉर मास एंड पॉजिटिव चार्ज। जो सारा पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में ही है, और जो सारा मास है वो न्यूक्लियस में ही है। दिस कुड एक्सप्लेन द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। इस अगर ऐसा मान लो कि सारे प्रोटॉन सेंटर में सिचुएटेड है एक छोटी सी जगह पे, ठीक है ना, तो आपको अल्फा पार्टिकल से जो आपको रिजल्ट मिल रहा है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। दस दोज अल्फा पार्टिकल विच पास्ड वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से क्लोज, जो न्यूक्लियस है, मान लो न्यूक्लियस न्यूक्लियस ही है, न्यूक्लियस से वेरी क्लोज, जो न्यूक्लियस से टकराया तो नहीं है, बिल्कुल पास से होकर जो गुजरेगा वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्यों, आप प्लस चार्ज दिए, हीलियम में प्लस चार्ज है ना, 2+, तो ये न्यूक्लियस क्या प्लस चार्ज, तो वो डिफ्लेक्ट होगा, लार्ज डिफ्लेक्शन शो करेगा। जो दूर से होगा नो डिफ्लेक्शन, जो थोड़ा पास से होगा, थोड़ा पास से, बिल्कुल पास से नहीं, थोड़ा सा स्मॉल डिफ्लेक्शन देगा। दस दोज सॉरी दोज अल्फा पार्टिकल विच पास्ड वेरी क्लोज, जो वेरी क्लोज न्यूक्लियस से पास करेंगे वो डिफ्लेक्शन देंगे लार्ज, वाइल अदर शो स्मॉल डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। लार्ज डिफ्लेक्शन कौन देगा, जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के वेरी क्लोज पास कर रहे हैं। Rutherford, on observing the recoil of some alpha particle from the from thin gold foil, exclaimed, "It was quite the most incredible event that has ever happened to me in my life. It was almost if you fired a 5 inches shell into a piece of टिश्यू पेपर एंड कम बैक एंड हिट यू। ये बोलना चाह रहे हैं कि जो आप इमेजिन करो कि एक बहुत पतली गोल्ड फॉइल उसने तैयार करी थी उन्होंने, ठीक है ना। उन्होंने अल्फा पार्टिकल को उससे स्कैटरिंग करवाया, अल्फा पार्टिकल, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल उसमें पास करवा। तो अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल टकरा के वापस आ गए 180 डिग्री, बिल्कुल बाउंस बैक हो गए। तो ये तो ऐसे ही इमेजिन हो रहा है कि आप एक टिश्यू पेपर पे गोली मारो, एक पिस्टल, एक एक बुलेट फायर करो टिश्यू पेपर पे। जानते हो टिश्यू पेपर कितना नाजुक होता है, कितना हल्का सा होता है, और वो टिश्यू पेपर से टकरा के वापस से पीछे बाउंस बैक हो जाए और आपको ही लग जाए। आपने बुलेट फायर किया टिश्यू पेपर पे और टिश्यू पेपर से टकरा के तुम्हें लग गया। तो ऐसा उन्हें लग रहा था, मतलब कि उन्हें ऐसा फील आ रहा था, ये कैसे हो गया कि इतनी पतली गोल्ड फॉइल, और मैंने अल्फा पार्टिकल, इतने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, अब वो टकरा के वापस आ जा रहे हैं, तो ऐसा क्या हो रहा है। तो ये टिश्यू नहीं, ये मेटल है। मीन्स बोलने का मतलब है कि वो गोल्ड फॉइल से टकराए, बट वहाँ टकराए, बेसिकली वो किससे टकरा रहे हैं, वो 79 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस से टकरा चुके थे। अब बताओ, तुमने क्या फेंका, 2 प्रोटॉन बराबर, और ये टकरा किससे रहा है, तुम्हें लग रहा है ये पतली सी गोल्ड फॉइल से टकरा रहे हैं, बट था कि एक्चुअल में वो न्यूक्लियस था जिसके अंदर 79 प्रोटॉन थे, एक जगह पे 79 प्रोटॉन से एक साथ भिड़ गया। तो बताओ क्या हाल होगा इसका, ये 79 प्रोटॉन था।
तो वही इमेजिन करो ना कि आप बोलो टिश्यू पेपर पे आपने गोली चलाई, लेकिन क्या पता टिश्यू टिश्यू पेपर के पीछे क्या है, आपको क्या पता। राज कि यहाँ पे मेटल की प्लेट है और वो टकरा के लगी आपको, जो आप नहीं देख पाए इस चीज को। तो हम भी नहीं देख पाए कि भाई सारे जो इलेक्ट्रोन प्रोटोन है वो एक ही जगह पे हैं, सारे प्रोटोन एक ही जगह पे हैं, 79 के 79 प्रोटोन एक ही जगह पे न्यूक्लियस के फॉर्म में। वो न्यूक्लियस से जाके टकरा गया, वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे। तो शॉकिंग इवेंट था ये। तो इसी इसी चीज को उन्होंने कंसीडर करके सोचा कि ऐसा क्या हो सकता है कि ये एक बिल्कुल इतना लार्ज डिफ्लेक्शन, बिल्कुल बाउंस बैक हो गया, जो टकराया बिल्कुल पीछे आ गया। तो इन्होंने बहुत सोचा, फिर सोचने के बाद बताया कि नहीं, सारे पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे अगर हो, तब अगर ये टकराए तो हाँ, तब ये पॉसिबल है। टाइम ज़्यादा हो रहा है, कंप्लीट करते हैं चीज़ को जल्दी। To support the fact that electron did not fall into the nucleus as a result of electrostatic attraction, Rutherford found it necessary to postulate rapid rotation of electrons about the nucleus, just as planetary go around the sun. तो क्या है ना, रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन सिंपली ऐसे खड़े नहीं है, इलेक्ट्रॉन सिंपली ऐसे स्टडी स्टेट में नहीं है कि मतलब ये रुके हुए नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। रुके होते तो इसका अट्रैक्शन होता, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अट्रैक्शन होता, ये टकरा जाना चाहिए था न्यूक्लियस से, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन स्टैटिक होते, स्थिर होते, रेस्ट में होते, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होते, तो ये तो अट्रैक्शन होके कोलाइड हो जाता, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता न्यूक्लियस। बट इस चीज़ को सपोर्ट करने उन्होंने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन है, वो रैपिड रोटेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है, ऑर्बिटिंग कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे हैं, गोल 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 घूम रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है ना। जस्ट एज प्लेनेट गोज अराउंड द सन, जिस तरह प्लेनेट सन के अराउंड घूमती है। बट फिर साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला, ठीक है ना, मैक्सवेल के लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, उन्होंने बोला कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर चलो मूव भी कर रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल कॉन्टिन्यूस मूव भी कर रहा है ना, कोई भी चार्ज पार्टिकल कॉन्टिन्यूस मोशन में भी है, वो भी सर्कुलर मोशन एक्सलरेटेड मोशन है, एक्सलरेशन हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, डायरेक्शन चेंज मीन्स वेलोसिटी चेंज, एक्सलरेशन आ गया। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सलरेशन करता है तो वो एनर्जी एमिट करता है, रेडिएशन एमिट करता है, रेडिएशन एमिट करता है, उनकी एनर्जी धीरे धीरे स्लो कम हो जाएगी, एनर्जी उनकी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम होते होते ये मूव कर रही है, एनर्जी कम हो रही है, धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम हो रही है, मतलब कि अगर ये अभी इस रेडियस में घूम रहा था, इतने रेडियस में घूम रहा था, फिर धीरे धीरे अब ये कम रेडियस की ऑर्बिटिंग करेगा, फिर और कम करेगा, तो इसकी ऑर्बिटिंग का जो रेडियस है, जिस ऑर्बिट में वो ऑर्बिट कर रहे हैं, उसका रेडियस कॉन्टिन्यूसली कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहे हैं, और एक्सेलरेट पार्टिकल कॉन्टिन्यूस क्या करते हैं, एनर्जी एमिट करते हैं, रेडिएशन एमिट करते हैं, और इसी तरह वो स्पाइरल पाथ में मूव करते करते न्यूक्लियस से जाके टकरा जाना चाहिए, ठीक है ना, न्यूक्लियस से जाके टकरा जाना चाहिए स्पाइरल पाथ में मूव करते करते, और डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए एटम। तो ऐसा हो क्यों नहीं रहा है, तो ये चीज़ नहीं समझा पाए अब। पहले तो उनको रखना था भाई स्टैटिक तो नहीं है, स्टैटिक होते तो और नहीं समझा पाते, चलो भाई ये कैसे स्टैटिक हो सकता है, ये तो अटैक करके उसमें भी खत्म हो जाएगा, मूव करा रहे हो तो मूव में भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। दिस एनालॉजी इज मिसलीडिंग सिंस अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में है, इज सब्जेक्टेड टू कॉन्टिन्यूस एक्सलेशन हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है टुवर्ड द सेंटर, उसका एक्सलेशन किस तरफ है, सेंटर की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, एंड द एक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल मस्ट एमिट रेडिएशन, इलेक्ट्रिक जो एक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है वो रेडिएशन एमिट करते हैं, ठीक है, रेडिएशन एमिट करते हैं, उनकी एनर्जी कम होती जाएगी धीरे धीरे, ठीक है, कॉन्टिन्यूस कम होगी। तो दिस कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ एनर्जी शुड ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन डाउन टू ए स्पाइरल पाथ, कि जो इसकी एनर्जी धीरे धीरे जैसे कम होती जा रही है, तो इसको स्पाइरल पाथ में मूव होना चाहिए, स्पाइरल पाथ में मूव करना चाहिए,
और उसको न्यूक्लियस से जाकर टकरा जाना चाहिए। दैट इज द कोलैप्स ऑफ द एटम, एटम कोलैप्स हो जाना चाहिए, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। बट ऐसा नहीं होता, इस चीज़ को नहीं समझा पाए। अब ना ही तुम रेस्ट रख के समझा पाओगे, रेस्ट में तो तुम रख के समझा ही नहीं सकते कि भाई इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है। कैसे रेस्ट में हो सकता है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो कैसे मूव कर सकता है? दोनों तरफ से दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने यहीं पे छोड़ दिया, नहीं भाई मूव कर रही है, ऑर्बिट कर रही है, अब आगे नहीं समझा पाऊंगा बोल के अलविदा ले लिया। फिर आए बोर, उन्होंने बताया, क्या बताया? उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिंपली बोला कि तुम्हारी जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ना, तुम्हारी जो क्लासिकल मैकेनिक्स जो तुम लगा रहे हो, ठीक है ना, तुम जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी लगा रहे हो, क्लासिकल मैकेनिक्स लगा रहे हो, ये तुम्हारा लॉ काम नहीं करेगा एटॉमिक डायमेंशन पे, ठीक है ना, ये तुम्हारी एटॉमिक डायमेंशंस पे काम नहीं करेगी। तो इस चीज़ के लिए अब अलग से आती है क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है एटॉमिक डायमेंशन के अंदर, ठीक है ना, एटॉमिक डायमेंशन के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं चलती है। अब चलती है क्या? अब चलती है हमारी क्वांटम मैकेनिक्स। तो उन्होंने सीधा साधा साफ बोल दिया कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स वालों, तो अपना ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का रूल लगा रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का रूल लगा रहे हो, तो वो इधर मत लगाओ। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, एटॉमिक डायमेंशन के अंदर तुम क्लासिकल मैकेनिक्स को अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे वो रूल नहीं चलेगा। सिंपल, और ऐसा है भी, नहीं काम करता रूल, क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं काम करता इलेक्ट्रॉन एटॉमिक डायमेंशंस के अंदर। आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, 46 मिनट हो गया है, 47 हो गया। तो बोस का मॉडल हम अगले लेक्चर में देखेंगे, बाकी बात करेंगे। बोस का मॉडल देखेंगे और कैलकुलेशन ऑफ रेडियस निकालेंगे हम, रेडियस कैलकुलेट करेंगे। जो ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में ऑर्बिट कर रहा है, जिस ऑर्बिट में ऑर्बिट कर रहा है, तो उस ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, ठीक है ना, वो रेडियस कैलकुलेट करेंगे। अब बोस की चीज़ें पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, यहाँ तक हम देख लिए कि जो हमारे रदरफोर्ड ने बताया, रदरफोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया। जे थॉमसन का बस एक बात याद रखना, जे थॉमसन का बाकी सारी बात याद रखना, एक बात के लिए उसकी शाबाशी, मतलब कि उसका थैंक यू करना कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया। बहुत बड़ा डिस्कवरी था ये, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई होती तो इतना कुछ पढ़ने को नहीं मिलता होता। तो जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, बहुत अच्छी है। रदरफोर्ड, इतना तो बताया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बताया, इतना कि ये बहुत बड़ी बात है, न्यूक्लियस के बारे में बता गया, न्यूक्लियस के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे हैं उस बारे में बताया, ठीक है ना। अब आएंगे हमारे बोर। अब बोर का भी ज़्यादा तो जो भी है कंप्लीट कर ही लेते हैं यहाँ तक, ठीक है ना, कैलकुलेशन कर देखेंगे, पढ़ लेते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, बोर का एटॉमिक मॉडल देख रहे हैं, 10 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना, डेनिश फिजिसिस्ट है, ठीक है, डेनिश फिजिसिस्ट है नील्स बोर। 1913 और 1912-11 के अराउंड हमारे सॉरी, 1909 में एक्सपेरिमेंट किया गया, 1909 में एक्सपेरिमेंट किया गया, और कहाँ गया, डेट याद रहना चाहिए, 1911, ठीक है ना। 1909 में एक्सपेरिमेंट हुआ, 1911 में इन्होंने अपना सजेशन बताए कि क्या है, कैसे चीज़ें काम करती है। और अब आ जा रहे हैं ये हम कहाँ पे, 1913, 1911, अब 1913 में बात करते हैं, कंटिन्यूस चल रहे हैं हम, ठीक है। तो अब ये सजेस्ट कर रहे हैं एटम का मॉडल विच वाज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल को ही इम्प्रूव किया थोड़ा सा, ठीक है ना, बाकी सब तो रदरफोर्ड जैसा ही है। बोस बेस्ड ऑन हिज थियरी पोस्टुलेट दिए कुछ, देखो अब बोर की चीज़ें, रदरफोर्ड की चीज़ें क्या थी, न्यूक्लियस है, सारे प्रोटॉन वहीं पे, न्यूक्लियस में छोटी सी जगह पे, हाँ तो सारी चीज़ें ठीक है, बोर भी यही बोल रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है, हाँ बोर भी यही बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है।
अब उन्होंने समझा नहीं पाया, रदरफोर्ड समझा नहीं पाए क्यों वो स्पाइरल पाथ में मूव नहीं कर रहा, क्यों वो कोलैप्स नहीं हो जा रहा, ठीक है ना। तो बोर्ड ने इस चीज़ को समझाया, सिंपली बोल दिया कि भाई क्लासिकल मैकेनिक्स का रूल फॉलो नहीं होता है एटॉमिक डायमेंशंस के अंदर। एन इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट ओनली इन ऑर्बिट ऑफ डेफिनेट एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी। अब उन्होंने बोला कि, और रदरफोर्ड ने बोला कि ऑर्बिट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब रदरफोर्ड ने सॉरी बोहर ने बोला हाँ चलो ऑर्बिट कर रहे हैं, लेकिन जो ऑर्बिट है ना, जो ऑर्बिट है तो डेफिनेट ऑर्बिट है, ऐसा ऑर्बिट है जिसका एंगुलर मोमेंटम डेफिनेट है एंड एनर्जी, ठीक है ना। मीन्स मतलब ये हुआ, कि मान लेते हैं ये एक पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट। तो ऑर्बिट डेफिनेट हो सकता है, मतलब कि ये ऑर्बिट, सॉरी, ऑर्बिट की वैल्यू आर बराबर मान लो 1, आर बराबर 2, आर बराबर 3, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑर्बिट नंबर 2 और ऑर्बिट नंबर 3 के बीच में और एक ऑर्बिट हो। तो ऑर्बिट की कुछ ही वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है ना। और उस ऑर्बिट की एक एनर्जी लेवल भी रहती है, उस ऑर्बिट का सॉरी उस ऑर्बिट की एनर्जी हमेशा एनर्जी लेवल फिक्स रहती है। तो ये बोल रहे हैं कि डेफिनेट ऑर्बिट होता है जिसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स रहता है एंड एनर्जी भी फिक्स रहती है जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है। ईच ऑर्बिट इज नोन एज स्टेशनरी स्टेट, हर एक ऑर्बिट को ये स्टेशनरी स्टेट बोल रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी व्हेन इट इज अलाउड टू ऑर्बिटिंग, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे हैं, ऑर्बिट करना के मतलब का मतलब जो ऑर्बिट है उसमें वो मूव कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए बोल रहे हैं ऑर्बिटिंग कर रहे हैं। तो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है, बस सिंपल से यही बोला है और कुछ खास समझाया नहीं है। वाइल इन एन ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर, पता है ना, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर को हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच बाई टू पाई, सॉरी एच बाई टू पाई। एंगुलर मोमेंटम इज मल्टीपल ऑफ एच बाय टू पाई। इंटीग्रल के लिए हम एन ले लेते हैं, इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4, कोई भी इंटीजर। तो हम यहाँ पे एन लेके चल रहे हैं, एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4। जब एस ऑर्बिटल होगा तो वैल्यू होगी 1, पी के लिए 2, डी के लिए 3, एफ के लिए 4, ठीक है ना। और जो हमारा एन है, एन जो हमारा एन है इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 क्वांटम नंबर होते हैं बेसिकली, हमें अभी याद रखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वेर एम एंड वी स्टैंड फॉर, एम क्या है, मास, वी क्या है, वेलोसिटी की चीज का, इलेक्ट्रॉन का, आर क्या है, रेडियस, कौन सा रेडियस, जिस ऑर्बिट में वो ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, उसी का रेडियस। एच क्या है, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, और 2 पाई, पाई तो आप जानते हो, आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, एन इज द इंटीजर, एन एक इंटीजर है, क्या होता है, एन की वैल्यू 1 2 3 4, ठीक है ना, कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दी ऑर्बिट आर कॉल्ड के एल एम एन, पहला ऑर्बिट कौन है, के, फिर एल, एम एन, एसपीडीएफ हटा दो, सॉरी, हम के एल एम एन बात करते हैं। डिपेंड ऑन दी वैल्यूज ऑफ एन, वाई 1 2 3 4, ठीक है, एन की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है इंटीजर में। हेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। एट द टाइम दिस व्यू वाज प्रपोज्ड देयर वाज नो रीजन फॉर द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है, ये इसका कोई रीजन उस समय नहीं बताया गया क्यों ऐसा हो रहा है, बस हाँ हो रहा है। उन्होंने मैथमेटिकली देखा कि हाँ भाई ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज हो रहा है। देखो एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, क्वांटाइज होने का मतलब क्या है, एच बाई टू पाई, इसका इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है, मतलब कि 1 एच बाई टू पाई, 2 एच बाई टू पाई, 3 एच बाई टू पाई, 4 एच बाई टू पाई। ऐसा नहीं हो सकता कि 2.5 एच बाई टू पाई, 3.5 एच बाई टू पाई, 1.7 एच बाई टू पाई, ये सब वैल्यू पॉसिबल होगी ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए बोल रहे हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है, इसकी कुछ ही वैल्यू पॉसिबल है, कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, एन एच बाई टू पाई,
NH/2 पाई। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या पॉसिबल है, NH/2 पाई, जहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है और इसके अलावा कुछ नहीं। 4 ऑन भी हो सकती है, 5 6 हो सकती है, बट हाँ, वन इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना, डेसिमल में नहीं हो सकता। बट यू विल स्टडी दी यूनिट 2 में आप पढ़ोगे, यूनिट 2 में आप पढ़ोगे कि एच का जो यूनिट है, एच का जो यूनिट है और एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट है वो एक बराबर है। कैसे, देख लो, MVR इक्वल टू NH/2 पाई। एन क्या है, इंटीजर है, इसका तो कोई यूनिट होता नहीं है। 2 पाई, पाई क्या है, पाई का कोई यूनिट नहीं होता और 2 तो यूनिट होता नहीं है। तो एच का जो यूनिट होगा तो MVR के इक्वल आएगा। तो बोल रहा है कि एच की जो यूनिट है वो एंगुलर मोमेंटम के इक्वल आती है। ईच स्पेक्ट्रल लाइन इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन। जो स्पेक्ट्रल लाइन, अभी हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे आगे, तो ईच स्पेक्ट्रल लाइन इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है ना। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, जब एक सॉरी वापस से पढ़ लेते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, रेडिएशन ऑफ ए डेफिनेट फ्रीक्वेंसी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब, गिविंग राइट टू ए डेफिनेट स्पेक्ट्रल लाइन। कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जा रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से जंप करके दूसरी ऑर्बिट में चले जाते हैं, तो रेडिएशन एमिट होता है, ठीक है ना, और डेफिनेट फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन एमिट होता है। वो रेडिएशन एमिट भी हो सकता है, वो रेडिएशन एब्जॉर्ब भी हो सकता है, गिविंग और वो क्या देती है, स्पेक्ट्रल लाइन देती है। ये कोई भी इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नीचे, अभी नीचे ऑर्बिट में जंप करके ऊपर जा रहे हैं। हाँ, फर्स्ट ऑर्बिट से वो सेकंड ऑर्बिट में गए, ओके, माना हमने फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में गए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, ठीक है ना, उन्होंने रेडिएशन एब्जॉर्ब किया। फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में गए तो रेडिएशन एब्जॉर्ब किया। अब जब सेकंड एनर्जी से वापस से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ जाएंगे तो रेडिएशन को एमिट कर देंगे, ठीक है ना। तो एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, एमिट भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इज रिलेटेड टू डिफरेंस इन एनर्जी। जो स्पेक्ट्रल लाइन की जो फ्रीक्वेंसी है, जो स्पेक्ट्रल लाइन की जो फ्रीक्वेंसी है वो किससे रिलेटेड है, डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन दी इनिशियल एंड फाइनल लेवल। कि मान लो ये फर्स्ट जीरो नहीं बोलते हैं, मान लेते हैं ये पहले ऑर्बिट में था, फर्स्ट ऑर्बिट में था, ये सेकंड ऑर्बिट में गया, तो इस दो ऑर्बिट का जो डिफरेंस आएगा, दो ऑर्बिट के बीच की एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस जो आएगा इन दोनों ऑर्बिट का, वो होगा h के बराबर, ठीक है ना। वो रिलेटेड किससे होगा, फ्रीक्वेंसी से, वो रिलेटेड किससे होगा, फ्रीक्वेंसी से। h कांस्टेंट है, हम जानते हैं h कांस्टेंट है, तो जो डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस है, जो एनर्जी डिफरेंस है ऑर्बिट का, ठीक है, किसी दो ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो किससे रिलेट हो रही है, वो फ्रीक्वेंसी से रिलेट हो रही है, ठीक है ना, वो किससे रिलेट हो रही है, फ्रीक्वेंसी से। तो डेल्टा ई इक्वल टू एच म्यू, अब हम जानते हैं म्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है। इस म्यू को हटा के क्या लिख सकते हैं, म्यू को हटा के हम लिख सकते हैं सी बाय लैम्डा, वेवलेंथ और ये स्पीड ऑफ लाइट। लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/लैम्डा को म्यू लिख सकते हैं, 1/लैम्डा क्यों, म्यू बार। तो 1/लैम्डा को हम हटा के क्या लिख सकते हैं, म्यू बार। और म्यू बार क्या होता है, वेव नंबर, आ गया, प्लैंक्स कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट और ये वेव नंबर। यूजिंग द अबव पोस्टुलेट, बोर वाज एबल टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द डिफरेंट ऑर्बिट। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट का रेडियस निकाल लिया उन्होंने, ठीक है ना, इन हाइड्रोजन एटम, बेसिकली हाइड्रोजन एटम के लिए। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल लिया, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं। और क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को यूज करके, ये फॉर्मूला यूज कर लूँ और एक ये फॉर्मूला MVR इक्वल टू NH/2 पाई,
इन दो फॉर्मूले को यूज करके उन्होंने ये सारी चीज़ें पता कर ली बेसिकली। अब इस फॉर्मूले को भी आगे हम मॉडिफाई करेंगे, तब देखेंगे कैसे रेडियस कैसे निकालता है। ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, इस फॉर्मूले को हम फर्दर इस फॉर्मूले से हम डिराइव करेंगे एक फॉर्मूला जो हमें देगा रेडियस, किस चीज़ का रेडियस, एटॉमिक ऑर्बिट का। वो फॉर्मूला आएगा ये, और ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया उसी फॉर्मूले से, mv/NH/2π। ये एंगुलर मोमेंटम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ दी ऑर्बिट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1 2 3 4 हो सकती है। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई ये तो पता ही हमें मैथमेटिकल थिंग है 2, ठीक है। क्या हो गया, आज के लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करेंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्या रेडियस निकालेंगे हम अगले लेक्चर में, ठीक है ना। ऑर्बिट की रेडियस निकालेंगे, पहले हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, रेडियस के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।